हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका डिटर्मिनेंट मेथड से। बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, मैट्रिक्स मेथड एंड डिटर्मिनेंट मेथड। मैट्रिक्स मेथड हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। यदि आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना है तो जाइए देखिए और अपना कंसेप्ट मैट्रिक्स मेथड को लेके क्लियर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड जिसको कि नाम दिया है डिटर्मिनेंट मेथड। इस मेथड को बहुत सारे बुक्स में या दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, क्रैमर्स मेथड। चलिए, काम वही रहेगा, बस वहाँ पे जैसे हमने मैट्रिक्स यूज़ किया था, यहाँ पे हम किसको यूज़ करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट को। तो पहले सबसे हम इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो बच्चों, अगर तीन इक्वेशन है तो हमें कितने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 4। ठीक, तो जितने इक्वेशंस होते हैं उससे +1 डिटर्मिनेंट हमें इस मेथड में कैलकुलेट करने होते हैं। अगर 2 इक्वेशन है तो कितने होंगे, 3 इक्वेशन है तो 4 इक्वेशन है तो 5। तो देखिए क्या क्या डिटर्मिनेंट हमें इस केस में कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला डिटर्मिनेंट जो हमें कैलकुलेट करना होगा वो करना होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। कैसे बनेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। एक ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, 3 और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने हैं। देखिए कैसे, इसका हमने नाम रखा है डेल्टा x, डेल्टा और छोटा सा नीचे x। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि x के जो भी कोफिशिएंट है, x का जो भी कॉलम है, आपको किससे रिप्लेस कर देना है, कांस्टेंट क्वांटिटीज से। देखिए कैसे, यहाँ पे x का कॉलम कौन सा था, a1 a2 a3, तो इसको रिप्लेस करके क्या लिख देना है आपको, d1 d2 d3। ठीक है, बाकी किसी कॉलम से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो लिख देते हैं b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक, अब ऐसे ही नेक्स्ट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और क्या लिख देंगे उसको, डेल्टा y। अब डेल्टा y मीन्स कि y का जो कोफिशिएंट है वो किससे रिप्लेस होने जा रहा है, d1 d2 d3 से। तो a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। सिमिलरली अब तक तो पैटर्न पता चल गया होगा। डेल्टा z कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा z क्या हो जाएगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3 और लास्ट में क्या लिख दिया, d1 d2 d3। अब क्या करना है आपको बच्चों, अब क्रैमर्स रूल को अप्लाई करना है। तो देखते हैं क्रैमर्स रूल बोलता क्या है। क्रैमर्स रूल बोलता है कि यदि आप x इंटू डेल्टा करो तो वो क्या बन जाएगा, डेल्टा x। ठीक है, इसी तरह अगर आप y इंटू डेल्टा करो तो क्या बन जाएगा, डेल्टा y। ठीक, डेल्टा भी नंबर, डेल्टा x भी नंबर,
क्या कैलकुलेट हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि x और y की डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट होती जा रही है। उसी तरह अगर हमें z कैलकुलेट करना होगा तो z इंटू डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा z। ठीक, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा x बाई डेल्टा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा y बाई डेल्टा, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा z बाई डेल्टा। ठीक, चलो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन अगर सोचो कि जब तक इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तब तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, तीनों की वैल्यू सिंगल सिंगल आ गई। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो ही आए, ऐसा पॉसिबल है कि डिटर्मिनेंट हमें क्या रिजल्ट करे, ज़ीरो। अब मैथ्स में हम क्या जानते हैं कि अगर ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी डिफाइंड ही नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते? देखते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कंक्लूज़न को आप लिख लीजिए कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं हुआ तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड की सिंगल वैल्यू, और हम क्या बोल देंगे कि हमें कैसा सॉल्यूशन मिला है, यूनिक सॉल्यूशन मिला है। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अब इसमें देखिए करना क्या होगा, अगर आपका डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से तीनों कैलकुलेट करके रखा है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई, ठीक है, या तो डेल्टा एक्स या तो डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक, कहने का मतलब मान लीजिए आपने ये वाला टर्म लिया कि डेल्टा जेड नॉन ज़ीरो आ गया, तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, जेड डेल्टा, डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो और इधर डेल्टा क्या है, ज़ीरो है। तो बच्चों देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई ऐसी क्वांटिटी ज़ीरो में मल्टीप्लाई करो और वो क्या रिजल्ट करे, नॉन ज़ीरो में? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोल देंगे कि हमें क्या मिलने वाला है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी ऐसा z का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चलिए, अब दूसरा केस क्या बनेगा कि आपका ये तीनों ही डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z क्या हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए। ठीक, जब कैलकुलेट किया तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। अगेन इक्वेशन पे जाते हैं, यही डेल्टा z वाली, z इंटू डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा z। अब ये ज़ीरो है, ठीक, ये भी ज़ीरो है, तो z की तो कोई भी वैल्यू रखो, 1 2 3 4 5 जो मर्जी है तुम्हारे वो रखो, हमेशा ये इक्वेशन क्या होने जा रही है, सेटिस्फाई होने जा रही है। अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि अब हमारी मर्जी हो गई कि हम z की कोई भी वैल्यू रखें, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमें इन तीनों इक्वेशन का मिलने वाला है। ठीक, अब इन्हीं तीनों कंक्लूज़न को हम फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ax इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ax इक्वल टू बी को सॉल्व करने के लिए पहला हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है। ठीक, अब जैसे ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। ठीक है, या तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर हो या ज़ीरो के बराबर ना हो। तो लिख लेते हैं इसको, जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर है, जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक, तो इस केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें डायरेक्ट क्या रिजल्ट मिल जा रहा था, x इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, y इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एंड z इक्वल्स टू डेल्टा z बाई डेल्टा। ठीक, तो और ये क्या बोल देते थे हम इसको कि ऐसा एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है और ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अब डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो में दो केस बनता था, अगर आपका डेल्टा x या फिर डेल्टा y या फिर डेल्टा z, ठीक, तीनों में से कोई भी एक, कोई भी दो या तीनों ही 0 के बराबर नहीं आए। ठीक, कुछ वैल्यूज़ आ गई उसकी,
तो ये क्या रिजल्ट करेगा, नो सॉल्यूशन में, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन उन इक्वेशन का पॉसिबल नहीं होगा। और अगर डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z तीनों ही क्या आ गए, ज़ीरो, इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, अगर यहाँ तक आप फॉलो कर पाए हो, बात समझ में आई है, तो अब हम इस कंडीशन में हैं कि हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सके। आइए देखते हैं पहला सबसे आसान वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो एक इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। 3 इक्वेशन दिया गया है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, पहले सबसे ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वही डिसाइड करता है कि आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो चलो पहले निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक, हम इसको शॉर्टकट मेथड से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और अगर अभी तक आपने ये ट्रिक नहीं सीखी है तो आप जाइए टिप्स एंड ट्रिक्स की प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पे इस मेथड को बड़े ही आसान तरीके से सीख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करना क्या होगा, इन 2 कॉलम को रिपीट करना होगा, 1 1 1 2 1 1। ठीक, अब क्या करना होगा, लाइंस बनानी होंगी और उसको लाइंस पे जो भी एलिमेंट आते होंगे उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना होगा। तो 1 × 2 × 2 4 + 1 + 1 -2 + 1 + 2। ठीक, कितना आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू 1। ठीक, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, मतलब हमें क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो बस हमें क्या करना होगा, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z कैलकुलेट कर लेना होगा और डायरेक्ट हम क्या निकाल पाएंगे, x, y, z की वैल्यू। ठीक, तो निकालते हैं। डेल्टा x कैसे लिखेंगे, x के कोफिशिएंट की जगह पे d1 d2 d3, d1 d2 d3 क्या है यहाँ पे, 1 2 एंड 0। तो लिख देते हैं 1 2 0। बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़ रहने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 1 1 2। ठीक, 2 कॉलम रिपीट किया, 1 1 2 2 0 1। डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, 1 × 2 × 2 4, 1 × 1 × 0 0, 1 × 2 × 1 2, -0 1 2 × 2 4। तो कितना आ गया ये 1। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, x की वैल्यू हो जाती है डेल्टा x बाई x। तो 1/1, आंसर कितना आ गया 1। ठीक, नेक्स्ट डेल्टा y कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा y, तो डेल्टा y के लिए क्या करना होगा, y के कोफिशिएंट को रिप्लेस करना होगा कांस्टेंट वाले टर्म से और बाकी सब रहेंगे वैसे ही। तो x रह गया वैसे ही, y चेंज होगा, क्या बन जाएगा 1 2 0 और z क्या रह जाएगा वैसा ही 1 1 2। अगेन डेल्टा y निकालेंगे, 1 1 1 2 1 0। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 2 4 1 0 -2 0 एंड 2। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, डेल्टा y की वैल्यू 1। सो y क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, दैट इज़ 1/1, दैट इज़ 1। यहाँ पे डेल्टा होगा। ठीक, अब बच गया डेल्टा z। हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है, हम यहाँ कर लेते हैं डेल्टा z। z की जगह पे क्या लिखना होगा, 1 2 0, तो 1 1 1 1 2 1 1 1 2
सॉरी z की जगह पे 1 2 0। ठीक, 2 कॉलम रिपीट किया, 1 1 1 2 1 1। ठीक, सॉल्व करते हैं अगेन। 1 इंटू 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 2 0। तो क्या आ गया डेल्टा z की वैल्यू -1, और z निकालना हो तो क्या करना होगा, इस डेल्टा z की वैल्यू को डेल्टा से डिवाइड। तो डेल्टा z इक्वल्स टू z इक्वल्स टू डेल्टा z अपॉन z, दैट इज -1 अपॉन 1 -1। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या क्या सॉल्यूशन मिल गया बच्चों, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू -1। अब तो ये था सिंपल कि आपको डायरेक्ट मिल गया यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चंस और कैसे फ्रेम होते हैं, वो क्या करते हैं, इन कोफिशिएंट्स को ही वेरिएबल बना देते हैं। ठीक, p ले लिया, q ले लिया, लैम्डा ले लिया, म्यू ले लिया। ठीक, और फिर क्या कहेंगे, आपको कंडीशन इम्पोज करके देंगे। ठीक है, कि आप लैम्डा म्यू की वैल्यू बताइए जब यूनिक सॉल्यूशन हो, जब नो सॉल्यूशन हो, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बच्चों, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम हैज़। ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं और पूछा गया है कि आप ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताइए जब कि आपको ये क्या रिजल्ट करे, यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड में नो सॉल्यूशन। तो पहला केस देखते हैं हम लोग कि कब ये यूनिक सॉल्यूशन रिजल्ट करता है। तो बच्चों हमने क्या सीखा है ऐसे क्वेश्चंस में कि सबसे पहले आंख बंद करके हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, इसका डिटर्मिनेंट। तो कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट को और पहले देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा। ठीक, फर्स्ट केस क्या है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन को हमें कैसे सोचना चाहिए कि जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारा 0 के इक्वल ना आए। तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके। अगेन शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, 1 1 1 2 1 2। ठीक, और ये डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, 0 के इक्वल नहीं करना है। तो नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। चलिए देखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा, 1 इंटू 3 इंटू 1 3 प्लस 2, नेक्स्ट 2 6 एंड लैम्डा not equal to 0. So 2 lambda minus lambda is lambda plus 3 plus 2 5 minus 6 plus 2 8 not equal to 0. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, नॉट इक्वल टू 3। म्यू के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन में म्यू की वैल्यू म्यू कहीं अपियर नहीं हुआ, तो इसको हम अगर चाहें तो +0 म्यू कर सकते हैं। ठीक, मतलब म्यू की कोई भी वैल्यू लीजिए तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 और म्यू क्या आ जाएगा, कोई भी रियल वैल्यू, तो म्यू बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये हुआ पहला। अब सेकंड के लिए क्या देखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, तो उसमें क्या करना होगा हमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z कैलकुलेट करना होगा और तीनों को 0 पुट करना होगा। देखते हैं, सेकेंड, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इसके लिए हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अभी हमने डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 किया था, यहाँ पे बस इक्वल टू 0 कर देंगे तो पूरा इक्वेशन सेम वैसे ही सॉल्व होगा और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 3। ठीक है, अब देखते हैं डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z कैलकुलेट करके कि हम म्यू के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो देखते हैं डेल्टा x
डेल्टा एक्स में क्या आ जाएगा 6 1 म्यू एंड 1 2 2 1 3 लैम्डा। लैम्डा की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया 3। अब डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए 0, तो इसको किससे इक्वेट करना है हमें 0 से। अगेन 6 1 1 2 म्यू 2, ठीक है। तो करते हैं 6 इंटू 2 इंटू 3 6 2 12 12 इंटू 3 36 प्लस 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 म्यू 6 इंटू 2 12 12 इंटू 3 इज 36 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1, ठीक। तो क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, डेल्टा वाई डेल्टा जेड इन तीनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो म्यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू 1 होनी चाहिए अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में ये पहला वाला सॉल्यूशन तो रहेगा ही, लैम्डा इक्वल्स टू 3 कहाँ से आएगा, डिटर्मिनेंट को 0 करने से, ठीक। अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में अगेन हम डेल्टा एक्स को करेंगे नॉट इक्वल टू 0 और हमारा यहाँ से क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा म्यू। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने म्यू की वैल्यू कैलकुलेट की थी बट उसे क्या किया था इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है हमें म्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या रिजल्ट मिला है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें मिला था लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 को छोड़ के कोई भी वैल्यू चलेगी लैम्डा की। म्यू मिला था हमें एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए म्यू का और म्यू की जगह कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, क्या रिजल्ट करेगा यूनिक सॉल्यूशन में। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या मिला था कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल्स टू 1। और नो सॉल्यूशन किस केस में मिला था, जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हिट द लाइक बटन। अब हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस की। हेडिंग डाल लेते हैं होमोजीनियस, जी माने जीनियस इक्वेशन। देखिए बच्चों, इसमें हमें सिंपल सी ये बात समझनी है कि होमोजीनियस इक्वेशंस उनको बोल देंगे जिनमें कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो 0 हो। देखिए इक्वेशन मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे ही दो इक्वेशन और लिख लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखिए बच्चों, एक जो ऑब्वियस सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस का वो क्या है कि x, y, z तीनों की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। देखिए अब वो किस केस में होगा, जब आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक। जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा उस केस में आपको क्या मिलने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ठीक। ये तो अभी हमने देखा ही। अगर जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक, जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी एक्स वाई जेड की, तो देखिए एक्स वाई जेड का कोई भी वैल्यू पॉसिबल होगा, ठीक है। मीन्स अगेन ये किस में रिजल्ट करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में। किस में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में। मीन्स कि आपने x इंटू डेल्टा किया, इधर है डेल्टा x,
ठीक, तो ये वही वाला केस हो गया जब आपको x इंटू डेल्टा 0 मिल रहा था। डेल्टा x कहने का मतलब कि आपने जो डिटर्मिनेंट बनाया, ठीक, आपने जो डिटर्मिनेंट बनाया उसमें x की जगह क्या रख दिया, कांस्टेंट की वैल्यू। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा x क्या बन जाएगा, 0 0 0 b1 b2 b3 c1 c2 c3। करेक्ट, मतलब डेल्टा x हमेशा आपका क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने जाएं, ठीक है, तो उसमें या तो कोई रो या तो कोई कॉलम 0 आ जाए तो हम आँख बंद करके क्या बोल देते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है कि x इंटू डेल्टा इक्वल टू 0। अब इस केस में ये डेल्टा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। ठीक, तो x की कोई भी वैल्यू आप रखो, x की कोई भी वैल्यू आप रखो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है। सिमिलरली y और z के केस में भी होगा, कोई भी वैल्यू रखो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। मतलब इस केस में हमें क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक बात तो ये समझिए, और यहाँ क्या मिला था हमें, यूनिक सॉल्यूशन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो देखिए, जब हमें सिर्फ एक वैल्यू मिले, ठीक है, वो क्या हो, 0, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक, और जब हमें खूब सारे सॉल्यूशन मिल जाए इंक्लूडिंग 0 0 0 भी तो सेटिस्फाई करेगा ही, इंक्लूडिंग 0, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। बस इतना सा बात आपको समझना है होमोजीनियस इक्वेशंस में। तो कभी भी अगेन आपका जो चेक करने का पैरामीटर रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, तो अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, कुछ वैल्यू आए, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि किस में रिजल्ट करने वाला है, वो यूनिक सॉल्यूशन में, और एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 हो। और अगर आपका 0 आ जाए, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं। मतलब जो एक्स वाई जेड है उसको क्वेश्चंस में कैसे पूछ लेंगे कि ऐसा कुछ वेरिएबल डाल देंगे, ठीक है, कोफिशिएंट की ही जगह कुछ लैम्डा, म्यू, पी, क्यू ये सब डाल देंगे और बोल देंगे कि आप कुछ ऐसी वैल्यू बताइए जिसमें कि आपको नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस मिले। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन कहने का मतलब है उनका डेल्टा इक्वल टू 0। आइए देखते हैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करके कि क्या हमने जो पढ़ा वो कंसेप्ट हमें दिमाग में घुसा या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला है, सॉल्व दीज इक्वेशन। तो इनको देखते ही आप क्या बोल देंगे कि ये किस टाइप के हैं, होमोजीनियस इक्वेशन है। अब देखते हैं इनका यूनिक वैल्यू आता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला आता है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, 1 2 1 1 3 -1 1 4 1। ठीक, अब ये दोनों कॉलम रिपीट होंगे, क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 1 -1। ठीक, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 × 3 × 1 3 + 4 -2 -3 -4 2 3 -4 2। करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 2 5 -3 + 2 5 -4 1। तो कितना आंसर आ गया आपका, 4। मीन्स जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो 0 के बराबर नहीं आई। ठीक, तो इससे क्या कंक्लूड कर लेंगे डायरेक्टली कि एक्स वाई जेड क्या होने वाला है, हमारा 0 होने वाला है। इजी वन, इजी क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब हमारा जो कोफिशिएंट है वही एक वेरिएबल दे दे, ठीक है, वही एक अननोन दे दे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
for what value of p equation will have non-trivial solution. Non-trivial solution मतलब infinite number of solution मिले, और ये कैसा केस है, 0 0 0 है तो होमोजीनियस केस होगा, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखिए करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और सिंपल से उसको क्या पुट कर देंगे, नॉट इक्वल इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, p की वैल्यू। यहाँ पे है p आपका, तो लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट 1 2 1 2p1 1 -1 -2, करेक्ट। रिपीट किया 1 2 2p1 -1, और ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए 0 के बराबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, -2p +2 -2, करेक्ट। इधर से चलते हैं, माइनस ऑफ p -1 -8 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, -2p -p इज -3p एंड दिस विल बिकम +9 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इक्वल टू 3। तो अगर हम p की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये किस में रिजल्ट करेगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में, मतलब दूसरे अगर शब्दों में कहें तो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन में, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये था कुछ डिस्कशन किस पे, डिटर्मिनेंट मेथड, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए, और क्या देखा हमने, होमोजीनियस इक्वेशंस, और कैसे उस क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो अब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लेंगे। और इफ़ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर अमॉन्ग अदर स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब 24x7 पाठशाला, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। Also do not forget to register www.24x7pathshala.com. So that's all for today. Thank you.